हम यहाँ पे कर पा रहे हैं। तो आज मैं आपके सामने सिर्फ एक प्रेजेंटेशन देना चाहता हूँ कि जो रूटीन सर्विसेज है एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी और DRCP, इसके अलावा कुछ नई चीज़ें हमने इंस्टॉल की हैं कायनोस हॉस्पिटल में, और उसके बारे में मैं आपको सिर्फ विस्तार से ये बताना चाहूँगा कि वो कहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज होती है, कौन से पेशेंट्स में हमें ये करना होता है और क्या उसके बेनिफिट्स हैं। तो पहले मैंने जैसे बताया कि हमारे पास जो बेसिक रूटीन फैसिलिटीज अवेलेबल है कायनोस हॉस्पिटल में, वो है डायग्नोस्टिक और थेराप्यूटिक पर्जी एंडोस्कोपी, जिसमें कि हमारे पास मोस्टली पेशेंट ब्लीडिंग के पेशेंट्स आते हैं, जो कि सिरोसिस के पेशेंट्स या कोई भी पेप्टिक अल्सर ब्लीड्स के पेशेंट्स आते हैं। डायग्नोस्टिक, थेराप्यूटिक, कोलोनोस्कोपी, ERCP, ट्रैक ट्यूब और सभी प्रकार की मेटालिक स्टेंटिंग्स जो कि कैंसर के पेशेंट्स में रिक्वायर्ड होती हैं। तो ये रूटीनली हमारा जो काम जो डेली बेसिस पे हम करते हैं, ये हमारे पास अवेलेबल है। इसके अलावा जो हमने नई फैसिलिटी जो इंस्टॉल की है, दैट इज एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड। इसमें क्या डिफरेंट है, इट इज बेसिकली एज द नेम इज सजेस्टिंग एंडोस्कोपी विद अल्ट्रासाउंड। सो अल्ट्रासाउंड इज सेम एज कन्वेंशनल अल्ट्रासाउंड, लेकिन बिकॉज इट इज इंस्टॉल्ड ऑन ए एंडोस्कोपी प्रोब, तो हम इसको इंसर्ट करके हम ऑर्गन्स के बिल्कुल पास जाके बहुत ही ब्यूटीफुली रिजॉल्व करके हम स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं, छोटी छोटी एबनॉर्मलिटीज को डिटेक्ट कर सकते हैं और उसको डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं। तो ये लीनियर इकोएंडोस्कोप है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। इसमें आगे प्रोब लगी हुई है जिससे हम अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग कर लेते हैं, और बिकॉज बिल्कुल ह्यूमन के अंदर से स्कैनिंग कर रहे होते हैं, तो जो आस-पास के ऑर्गन्स हैं उसको बहुत बेहतर तरीके से देख पाता है। ये एक एंडोस्कोपिक इक्विपमेंट का सेटअप होता है, जिसमें इमेजेस जस्ट नॉर्मल अल्ट्रासाउंड जैसी ही होती हैं, बट बिकॉज इसमें ज़्यादा रेजोल्यूशन होता है तो हम ज़्यादा बेहतर देख पा सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ये स्कीमेटिक डायग्राम है, जिसमें हमारा एक स्कोप स्टमक के अंदर इंसर्टेड है, और यहाँ से आप देख पा रहे हो कि पैनक्रियास के ऊपर डायरेक्टली हम इमेजिंग कर सकते हैं, और पैनक्रियास बहुत ही ब्यूटीफुली हम देख सकते हैं। पैनक्रियास और रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर जहाँ नॉर्मल जगह से, जैसे CT स्कैन से या हम नहीं पहुँच पाते हैं, हम बायोप्सी नहीं ले पाते हैं, रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड्स होते हैं, पैनक्रियास के बहुत सारी गांठें या जिसको कह सकते हैं न्यूप्लाज्म्स होते हैं, तो उनको डायग्नोसिस के लिए ये हमें हेल्प करता है। डिफरेंट स्टेशन से हम देख सकते हैं, जैसे कि पैनक्रियास में कभी कभी, जैसे फॉर एग्जांपल ये पैनक्रियास का अनसीनेट प्रोसेस होता है, तो इस एरिया को, दिस इज द डिफिकल्ट एरिया, मोस्ट डिफिकल्ट एरिया, अगर यहाँ पे ट्यूमर है तो वी कैन नॉट सैंपल इट, बट दिस इज द वे एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड हमें यहाँ पे हेल्प करता है। सो इसके लिए हमें पेशेंट की प्रिपरेशन इज जस्ट नील परली, जैसे रूटीन एंडोस्कोपी के लिए पेशेंट आता है वैसे ही इसमें होता है। डायग्नोस्टिक यूएस के लिए 15 से 20 मिनट लगते हैं, जिसमें कि वाइड सेडेशन प्रोटोकॉल में हम ये कर देते हैं, और अगर हमें थेराप्यूटिक अल्ट्रासाउंड करना होता है तो उसमें लगभग 1 से 2 घंटे लगते हैं, और पेशेंट को मोस्टली हम इंटीग्रेट कर देते हैं। रिस्क और बेनिफिट्स के हिसाब से देखा जाए तो रिस्क आर वेरी मिनिमल, दिस इज द प्रोबेबली सेफेस्ट वे ऑफ डूइंग द प्रोसीजर, लेस देन 1% कॉम्प्लिकेशन रेट। क्या इंडिकेशंस है जहां में यूएस के लिए पेशेंट को भेजना चाहिए? अगर हम कोई भी पैनक्रियास की पैथोलॉजी से डील कर रहे हैं, जैसे कि पैनक्रियाटिक सिस्ट है, पैनक्रियाटिक सॉलिड लीजन्स हैं, पैनक्रियाटिक नेक्रोसिस है, जहां में डाउट हो रहा है कि इस पेशेंट को सैंपलिंग चाहिए, इस पेशेंट को डायग्नोसिस चाहिए, तो दिस इज द प्रोबेबली बेस्ट मॉडल। बिलियरी स्ट्रक्चर के पेशेंट्स होते हैं, पेशेंट ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में आते हैं, MRCP हो जाता है, MRCP में सिर्फ लिखा होता है स्ट्रक्चर। उससे पहले हमें ERCP से पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि ये स्ट्रक्चर कैंसरस है या नहीं है, बिकॉज देन इट इज गोइंग टू चेंज, टोटली उसका ट्रीटमेंट चेंज हो जाता है। लीवर के कुछ रीजन जहाँ पे हम इजीली अल्ट्रासाउंड से FNAC नहीं ले सकते, इसोफेगस या गैस्ट्रिक वॉल स्कीमिक है, अर्ली डायग्नोसिस ऑफ कैंसर में ये हेल्प करता है। लिम्फ नोड्स जहाँ पे इजीली हम नहीं जा सकते, मीडियास्टल लिम्फ नोड्स, रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड्स, हमें नहीं पता है ट्यूबरकुलोसिस है, ये कैंसर है, ये क्या है। मोस्टली पहले हम प्रिजम्पटिव डायग्नोसिस के आधार पे APT दे देते थे, बट नाउ इट इज मस्ट प्रूव इट दैट इज इट इज ट्यूबरकुलोसिस और इट इज कैंसर। इसी तरह जो डिफिकल्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे एड्रिनल ग्लैंड्स के ट्यूमर्स होते हैं जहाँ इजीली नहीं पहुँच पाते, स्प्लीन के मासेस होते हैं जो इजीली डिटेक्टेबल नहीं होते,
करने की जगह ये यूएस इज वेरी वेरी सेफ। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में देख पा रहे हैं पेनक्रियासिस के रीजंस है पेनक्रियास में, तो इसमें यूएस से हम बहुत पास में जा सकते हैं और यहाँ पे नीडल से इसकी सैंपल कर सकते हैं इजीली। इट रिक्वायर्स ओनली 10 to 15 मिनट्स। इसी तरह से ये यहाँ पे सीबीडी के अंदर स्टिकर था, जैसे इस पेशेंट को देख सकते हैं यहाँ पे यूएस में स्टिकर भी देख पा रहे हैं कि धीरे धीरे डेंस सीबीडी और यहाँ से रेफरेंस लेते हैं तो हम डायग्नोज कर सकते हैं कि रिकॉर्डिंग कार्सिनोमा और पेशेंट रिसेप्टिव स्टेज में होता है तो बहुत अच्छे से उसका मैनेजमेंट भी हो सकता है। रादर देन सिंपली यही कि हमारे में स्ट्रक्चर है उसको डायग्नोसिस करने के लिए यूएस इज वेरी। फिर आजकल जैसे एंडोस्कोपी काफी फ्रीक्वेंटली हो रही है, बहुत सारे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट सभी कर रहे हैं और तो उसमें हम देखते हैं कि सपोज कोई पेशेंट हमारे पास डिस्पेप्सिया के लिए आया, आप इस तरह का रीजन इसको दिखा दैट इट बिकम्स क्यूरियस फॉर पेशेंट की ये क्या निकल गया, ये क्या है, इसका क्या करना है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। बट नाउ वी कैन से दैट यही जब स्ट्रक्चर को हमने यूएस में देखा तो वी कैन रीडिंग इट किस लेयर से आ रहा है। यूएस से हम इतनी हाई फ्रीक्वेंसी पे देख सकते हैं कि जो लेयर्स हैं इसोफेगस की ग्लूकोजा सब ग्लूकोजा नस्पेरेस और तो इससे हम डायग्नोज भी कर सकते हैं, कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं पेशेंट को कि ये मैलिग्नेंट नहीं है और इस पेशेंट को कुछ भी नहीं करना है, जस्ट वेट एंड वॉच। और अगर हमारे को उसमें हाई रिस्क फीचर्स दिखाई देते हैं कि ये कैंसरस भी हो सकता है, जिस्ट हो सकता है या ब्लॉटिंग हो सकता है, तो हम इसमें से एफएनएसी उसी टाइम सेम सेटिंग में दे सकते हैं और पेशेंट को कॉन्फिडेंट डायग्नोसिस के साथ दे सकते हैं। तो ये इसका ब्यूटी है। इसी तरह मीडियास का लिम्फोड है, मीडियास में लंग के कैंसर्स हैं, कई बार उनको डायग्नोसिस के लिए जैसे कि डॉक्टर विपुल ने बताया कैंसर के पेशेंट्स हैं उनके पास जब आते हैं तो ये इनके पास पेशेंट सीटी लेके आ जाता है, एमआरआई लेके आ जाता है, पेट स्कैन लेके जाता है, लेकिन ये हमसे मांगते हैं टिश्यू डायग्नोसिस, बिकॉज टिश्यू डायग्नोसिस के बिना आप ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हो। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इस टिश्यू डायग्नोसिस और जो डिफिकल्ट एरियाज हैं, मीडियास्टल स्ट्रक्चर्स हैं, एब्डोमिनल स्ट्रक्चर्स हैं, रेट्रोपेरिटोरियल स्ट्रक्चर्स हैं, वहां से डायग्नोसिस में हमारे को यूएस बहुत सकते। अब यूएस पहले एफएनएसी होती थी, लेकिन अब यूएस बायोप्सी कैन बी टेकन बिकॉज ऑफ वेरी गुड नीडल्स और इस तरह का कुछ स्पेसिमेन हमारे को बायोप्सी में मिल जाता है और दिस इज स्पेसिमेन इज सफिशिएंट फॉर डायग्नोसिस एज वेल एज इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री और कंप्लीट डिटेल प्रोफाइलिंग ऑफ दैट स्पेसिमेन। यूएस गेटेड लीवर बायोप्सी, आप कहोगे कि लीवर बायोप्सी के लिए यूएस में क्या जरूरत है, उसका अल्ट्रासाउंड से नहीं की जाती, बट नाउ द टेक्नोलॉजी है चेंज और हमने कुछ पेशेंट को लीवर बायोप्सी की है। पेन की देयर आर सम एडवांटेजेस, वी कैन टेक सैंपलिंग फ्रॉम लेफ्ट लोब एज वेल एज राइट लोब, पेन की कंप्लीटली वी कैन इवैल्यूएट अदर एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स को इंक्लूड होनी है, साथ में लीवर की इकोटेक्सचर कैसा है, लीवर की इलास्टोग्राफी भी की जा सकती है और साथ में वेरिसिस को भी हम अच्छे से डिलीनेट कर सकते हैं। सो इट्स अ वन स्टॉप सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड एंडोएपिडर्म। तो इस तरह का बायोप्सी स्पेसिमेन हमें मिल जाता है जो कि दिस इज गुड एनफ, इसके लिए जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल इसमें हो जाता है। अब बात करते हैं थेरेप्यूटिक यूएस। तो मोस्ट कॉमन जो हमारे पेशेंट्स मिलते हैं वो मिलते हैं पेनक्रियाटिक फ्लूइड कनेक्शन, जो एक्यूट पेनक्रियाटिस का इंसिडेंस पिछले कुछ सालों में बढ़ा है, खासकर अल्कोहल की वजह से अल्कोहलिक पेनक्रियाटिस बहुत देख रहे हैं पेशेंट्स को और उन पेशेंट्स में जब कनेक्शन बन जाती हैं पेनक्रियाटिक कनेक्शन जो कि सिंपल कलेक्शन भी हो सकती है, फ्लूइड कलेक्शन और कैन बी नेक्रोटिक कलेक्शन आल्सो। यूएस इज समथिंग व्हिच गिव्स ऑल द डिटेल्स ऑफ दैट कलेक्शन। जैसे कि ये कलेक्शन है, हम इसमें देख सकते हैं कि ये कंप्लीटली फ्लूइड है, थोड़ा बहुत नेक्रोटिक पार्ट भी है। इस आधार पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि इस पेशेंट को हमें प्लास्टिक स्टैंड डालना है या फिर उसके लिए मेटल स्टैंडिंग की जरूरत है। और साथ में इसके अलावा हम एन्यूरिज्म्स देख सकते हैं, इसमें ये देख सकते हैं कि हमारी नीडल ट्रैक सही है या नहीं है, ब्लीडिंग का चांस कितना है। और ये एक जैसे ड्रेनेज का पार्ट है, ये कलेक्शन है, इसको हमने ड्रेन किया, यहाँ पे हमने इसको पंक्चर करके इसके अंदर वायर डाल दिया और फिर इसको डायरेक्ट करके ट्रैक करके इसके अंदर ये स्टैंड डाल दिया और आप देख सकते हैं एक नंबर ऑफ यूनिट में टेम्परेचर का फ्लूइड निकल रहा है। तो 15 मिनट्स के अंदर आप इसे देख सकते हो पेशेंट इसको पेशेंट अपना इतना रिलीफ फील करता है, उसको एक टेंस कलेक्शन है और उसको ड्रेन करें नेक्स्ट डे। तो ये बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी आई है और इसका जो मुख्य जो इम्पोर्टेंस है वो ये स्टैंड्स का है। नॉर्मली सिंपल कलेक्शन है तो प्लास्टिक स्टैंड इज गुड एनफ, प्लास्टिक स्टैंड की कॉस्ट 2000 रुपये की होती है, लेकिन ये जो स्टैंड है ये एक कॉस्टली स्टैंड होता है, लेकिन इट इज अ गेम चेंजर इन द टेक्नोलॉजी यूएस नाउ।
दिस इज कॉल्ड ह्यूमन अपोजिंग मेटल, क्योंकि ये दो ह्यूमंस को अपोज कर सकता है। तो जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये कोलेडोकोडियोस्टोमी हम कर रहे हैं, यहाँ पे सीबीडी और डिओडिनम को हमने कनेक्ट कर दिया, तो बेसिकली हमने ह्यूमन को अपोज कर दिया, इसलिए कोई लीकेज नहीं होता है, कोई बाइंडिंग नहीं होता है। तो ये डिफिकल्ट केसेस में जैसे कि कोई पेशेंट में आरसीपी नहीं हो सकता बिकॉज गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो या फिर डिफिकल्ट केस है, तो वी कैन गो फॉर यूएस गाइडेड कोलेडोकोडियोस्टोमी। सिमिलरली कोई गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन का पेशेंट है तो स्टमक और जेजुनम के बीच में भी स्टेंटिंग किया जा सकता है, गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी। और gallbladder drainage generally not required always, it is a surgical fit, but some cases जो surgically unfit होते हैं, patient sepsis में septic shock में जा रहा है, तो we can go, it is a bedside procedure, 10 minutes only, 10 or 15 minutes. So this is the real